ये कहानी है पायल की, जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी। कोई भी उसे देखता तो उसे पसंद कर लेता था। लेकिन पायल बहुत ही मुंहफट लड़की थी और ना ही किसी की कोई बात मानती। एक रोज पायल की शादी उमेश नाम के लड़के से हो जाती है। वक्त बीतता है और एक दिन पायल रसोई में खाना बना रही होती है। तभी रसोई में पायल की सास कमला आती है। बहू क्या बना रही है? देख, जो भी बना रही है उसमें नमक ज्यादा मत डालियो, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है ज्यादा नमक खाने से। अरे माँ जी, आप भी ना कितना टेंशन लेती हो। वैसे सुनो माँ जी, मैं नमक तो ज्यादा नहीं डालूंगी, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा नमक सब्जी में पड़ जाए तो माँ जी आप भी चुपचाप खा लेना। बहू कैसे बोल रही है? अरे एक नमक ही तो कम डालने को बोला है, और तू मुझे क्या कह रही है कि मैं चुपचाप से खा लूं? अरे माँ जी, तो क्या गलत बोला मैंने? आपका तो मुंह ही फूल गया माँ जी मेरी बातों से। और अगर आप इतना मुंह फुलाओगी तो खाना कहाँ से खाओगी माँ जी? उसकी ये बात कमला को कुछ समझ नहीं आती। एक दिन पायल का पति राहुल पायल से कहता है, पायल, तुम सारा काम करती हो लेकिन मेरा एक भी काम नहीं करती। मुझे ऑफिस जाना है और मेरे कपड़े भी आयरन नहीं हुए हैं और ना ही नाश्ता तैयार हुआ है। आज भी भूखे ही भेजोगी क्या? हाँ, नौकर हूँ ना मैं इस घर की। कभी ये दो कभी ये करो, नौकरानी बना रखा है मुझे तो नौकर ही रख लेते हैं ना, मुझसे शादी ही क्यों की। ऐसे ही समय बीतता है कि एक दिन कमला बाजार से सब्जी लेने जाती है। तभी कमला की दोस्त विमला कमला के घर आती है। विमला कमला को आवाज देती हुई कहती है, अरे कमला, कमला कहाँ है तू? नीचे आ जरा। अनजान आवाज सुनकर पायल नीचे आती है और विमला के पास जाकर उससे कहती है, हाँ भाई, कौन हो? बिना रुके बस चली ही जा रही हो। एक अच्छी खासी नींद खराब कर दी मेरी। अब आई हो तो बताओ क्या काम था, क्यों आई हो यहाँ? कुछ नहीं बहू, मैं तो कमला से मिलने आई थी, लेकिन शायद वो घर पर नहीं है। हाँ, घर पर तो नहीं है मेरी सासू माँ, और आपको तो बस बतियाना ही होगा और कोई खास काम तो होगा नहीं। बाकी कोई नहीं, जब माँ जी आ जाएंगी तो मैं उनको बता दूंगी। कैसे बात कर रही है बहू? बस अपनी दोस्त कमला से ही तो मिलने आई थी। तू तो ऐसे कर रही है जैसे मैंने तो तुझसे 1-2 लाख रुपए उधार मांग लिया हो। विमला अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन पायल का देवर और कुछ रिश्तेदार कमला के घर आते हैं। पायल अपने देवर के साथ मजाक करना शुरू कर देती है तो उसका देवर कहता है, भाभी जी, और आज आप क्या बना रही हो खाने में? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? विशाल की बात सुनकर पायल विशाल का हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आकर उससे कहती है, चलिए देवर जी, हम दोनों आज मिलकर खाना बनाते हैं और मुझे आपकी मदद भी मिल जाएगी। वैसे भी कोई नहीं है इस घर में जो मेरी मदद करे। आप कितने अच्छे हैं विशाल जी। भाभी, आप कहाँ मुझे कुछ कहती हैं? एक बार आप कहिए तो, हमें तो कहीं भी हुए सारे काम छोड़कर हाजिर हो जाएंगे आपकी मदद के लिए। पायल और विशाल ये सब बात कर ही रहे होते हैं और उनकी ये सारी हरकत पायल की दादी सास सुषमा देख लेती है और वो कमला के पास जाकर उससे कहती है, अरे कमला, मैं ये सब देख रही हूँ। बहू में तो बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है। इस तरह से खुलेआम अपने देवर विशाल से हंस हंस के बातें कर रही है। अरे अगर यही हाल रहा ना तो ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको हमारे सर पर कलंक लगाने में। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। मैं समझ रही हूँ आप कहना क्या चाहती हो। मैं बोलती हूँ वो इस तरह से ना रहे विशाल के साथ। कुछ देर बाद कमला पायल के कमरे में जाती है और उसके पास जाकर कहती है, बहू, तेरे अंदर कोई शर्म लिहाज है या नहीं? तू अपनी दादी के सामने अपने देवर के साथ इस तरह से हाथ पकड़कर हंसी ठिठोली कर रही है। दादी सास ने देखा तो मुझे बता दिया। अरे किसी और ने देखा होता तो वो यही कलंक लगाते कि देवर भाभी का संबंध ठीक नहीं है। अरे ये दादी सास बिना कुछ भी सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं। पहली बात तो बहू, तू थोड़ा तमीज में बात कर। वो तेरी दादी सास है। मुझे पता है तू मुंहफट है, इसलिए मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। लेकिन ये सब तो रिश्तेदारों के सामने मत कर। रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि कैसी बहू है मेरी। नाम बनाने में समय लगता है, लेकिन कलंक लगाने में जरा भी समय नहीं लगता और आग की तरह बात फैल जाती है। कमला के इतना बोलने का पायल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो सारे रिश्तेदार आपस में बातें करने लगते हैं और पायल के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। समय के साथ विशाल की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी।
आधी रात में पायल अपने देवर विशाल के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाती है। अगले दिन सुबह कमला अपनी बहू को देखने जाती है उसके कमरे में, लेकिन पायल वहाँ नहीं होती। कमला बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है कि पायल आखिर गई कहाँ, और विशाल भी कल रात से गायब था। अब तो सब यही बातें बनाने लग जाते हैं कि तभी पायल की दादी सास कमला के पास आकर कहती है, कल मुही करम जली, अरे मैं तो पहले ही कहती थी ये औरत ठीक नहीं है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। चल कल मुही, लगा दिया ना कलंक। हमारी इज्जत हमने इतने सालों से कमाई, सब कलंक लगाकर मिट्टी में मिला दी। माँ जी, मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो इज्जत के साथ इसे अपने घर लेकर आई थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है माँ जी। लेकिन इतना करने के बाद भी मेरी बहू मेरे सर पर कलंक लगा कर चली गई। अरे कलंक लगाना ही था तो मेरे बेटे से शादी ही क्यों की। मैं तो कह ही रही थी, जिस तरह तेरी बहू रहती है ये ज्यादा समय नहीं लेगी कुछ गलत करने में। चुप हो जाओ कमला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसकी तो फितरत ही होगी, तभी तो इतना अच्छा घर बार मिलने के बाद भी वो आपके ऊपर कलंक लगा के भाग गई। अगर अपनी होती तो ऐसा नहीं करती, और ना ही कभी आपके ऊपर यूं कलंक लगा कर जाती। अब सभी आस पड़ोस के लोग कमला की बहू के बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन जब कमला अपने घर के बाहर सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर विमला आती है और उससे कहती है, क्या कमला, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तेरी बहू पायल अपने देवर के साथ भाग गई और तेरे सर पर कलंक लगाकर चली गई। हाँ विमला, अब मैं क्या करूँ अपनी बुरी किस्मत का। आजकल किसी के लिए अच्छा सोचो तो वो भी हमारे साथ गलत ही करके चले जाता है। बुरा मत मानियो कमला, लेकिन तूने अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रखा था और बात करने की तो बिल्कुल भी तमीज नहीं थी उसमें। बड़े छोटे का जरा भी लिहाज नहीं था। अब आए दिन लोग कमला की बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बेचारी कमला ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा होगा। भावना रोड पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। भावना सभी से भीख मांग रही थी, लेकिन उसको कोई भी कुछ खाने को या पैसे नहीं दे रहा था। ये देख कि उसको कोई कुछ नहीं दे रहा था तो वो खुद से कहती है, आज तो मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। आज अगर मैं खाली हाथ गई तो बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। बेचारी भावना अब एक बार फिर भीख मांगने लगती है कि तभी वो एक कार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। कार वाला अमीर आदमी बाहर निकलता है और उसको देख तुरंत अपनी कार से पानी निकालता है और भावना के चेहरे पर गिरता है। थोड़ी ही देर बाद भावना को होश आ जाता है। उसको होश में देख वो आदमी बोलता है, अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जो मेरी कार के सामने आ रही हो? अरे मरना ही है तो कहीं और जाके मरो ना। साहब मुझे मरना नहीं है, अगर मैं मर गई तो मेरे बाबा की देखभाल कौन करेगा? हाँ तो फिर कार के सामने क्यों आई? साहब मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चक्कर आ गए। उसकी बात सुनकर उस आदमी को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने पॉकेट से 500 रुपए निकाल कर दे देता है और उससे कहता है, ये रख लो और पेट भरकर खाना, साथ ही अपने बाबा के लिए भी ले जाना। ठीक है साहब। इस तरह अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उन पैसों को देख भावना खुद से कहती है, इन पैसों से अगर मैं कुछ खा लूं तो वैसे भी बाबा को क्या ही पता चलेगा मुझे कितने पैसे मिले हैं। हाँ ऐसा ही करती हूँ, कुछ खा ही लेती हूँ। इस तरह अब भावना ढाबे पर जाती है, लेकिन ढाबे पर खाना महंगा देख वो कुछ नहीं खाती और अपने घर की तरफ निकलने लगती है कि तभी उसकी नजर एक समोसे वाले पर पड़ती है और वो उस समोसे वाले के पास जाकर उससे बोलती है, अरे भैया ये समोसे कैसे दिए? अब तुम भिखमंगे भी यहाँ पर समोसे खाने आओगे क्या? भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम भिखारी लोग समोसे नहीं खा सकते क्या? नहीं, तुम भिखारियों के लिए मेरे ठेले पर कोई समोसे नहीं है। मुंह उठाकर आ जाते हैं फ्री में खाने के लिए, जैसे कि मैं खैरात में बांट रहा हूँ। इस तरह अब भावना समोसे नहीं खाती और घर जाने लगती है। घर जाते जाते वो खुद से बोलती है, इन लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है कि हम लोग कुछ खरीद नहीं सकते। इसको तो मैं दिखाऊंगी, एक न एक दिन ऐसा जरूर कुछ करूंगी जिससे सबकी जुबान पर मेरा ही नाम होगा। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, और अगर मैं सारे पैसे बाबा को दे दूंगी तो पैसे कैसे बचाऊंगी? आइडिया, मैं कुछ पैसे रख लेती हूँ और फिर जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं खुद के पकौड़े की दुकान खोलूंगी। ये समोसे चाउमीन तो सब रखते हैं, मैं पकौड़े की दुकान खोलूंगी। इस तरह अब भावना सोचते सोचते घर जाती है
जहां वो देखती है कि उसका पिता राघव शराब के नशे में नीचे गिरे हुए थे। ये देख तुरंत भावना आती है और अपने पिता को उठाकर खाट पर बैठा देती है, लेकिन उसका बेशर्म बाप नशे की हालत में उसे कहता है, अरे दूर रह मुझसे, मनहूस है तू मेरे लिए। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी ये बात सुनते ही राघव उसको एक लात मारता है। बाप की लात पड़ने से भावना जाकर दूर गिर जाती है। उसको गिरता हुआ देख राघव कहता है, हाँ यही तेरी औकात है, समझे? अब मुझे पिताजी मत बोल दियो। और पैसे दे, कितने मिले तुझे? पिताजी मुझे ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन 200 मिले हैं। क्या बोली तू? 200 रुपए? अरे इतने में तो मेरा पौवा भी नहीं आएगा। पर पिताजी मुझे इतने ही मिले हैं। चल चल दे अब वो 200 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह अब वो उसे पैसे छीन लेता है। बेचारी भावना रोते हुए सो जाती है और ऐसे ही अब सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह भावना की आंखें नहीं खुलती हैं। तभी वहाँ पर राघव आता है और उसको बोलता है, आज उठना नहीं है क्या तेरे को? उठ जा मनोज और जाकर भीख मांग। भावना अब उठती है और भीख मांगने चली जाती है। ऐसे ही अब भावना भीख मांगती है और जो पैसे उसको मिलते उसमें से वो आधे पैसों को रख लेती और आधे अपने पापा को दे देती। ऐसे ही अब कुछ समय पैसों को वो जुटा लेती है और एक पकौड़े की दुकान खोल लेती है और ऊपर वाले की कृपा से उसकी दुकान काफी चल भी जाती है। उसके पकौड़ों की दुकान पर काफी भीड़ होने लगी क्योंकि उसके पकौड़े सस्ते और अच्छे थे, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पकौड़ों को खाना पसंद करते थे। ऐसे ही उसकी बिक्री अब अच्छी होने लगी और वो अपने पिता को भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वो अपने पिता की हर डिमांड पूरी करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर लड़का आता है और उसके पकौड़े का दाम पूछता है। ये पकोड़े कैसे दिए? साहब अपना एक ही उसूल है, न मोल न भाव। भावना का एक ही रेट है, 20 के 4। उसकी ये बात सुनते ही मानो उस लड़के के दिल में उसके लिए घंटियां बज जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, 40 के देना फिर तो। अब भावना उसको पकौड़े दे देती है, जिसके बाद वो लड़का पकौड़े खाते हुए कहता है, वैसे मेरा नाम रवि है, आपका नाम क्या है? तुम पकौड़े खाने आए हो या नाम पूछने? अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। खैर मत बताओ। मैं सोच रहा था कि कल को अगर मैं किसी के सामने तुम्हारी पकौड़ों की तारीफ करूंगा तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि पकौड़े वाली की पकौड़े है। अच्छा जी, वैसे बातें अच्छी करते हो तुम। मैं तो हूँ ही अच्छा। अब अपना नाम भी बता दो। भावना। भावना नाम है मेरा। इस तरह अब वो पकौड़े खाकर चले जाता है और अब वो आए दिन भावना की दुकान पर आता और पकौड़े खाने के बहाने उससे बातें करता। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर क्या था, उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उनको पता ही नहीं चला। ऐसे ही एक दिन शाम को भावना अपने घर जाती है, जहां उसको उसके घर एक लंबी चौड़ी कार खड़ी दिखाई देती है। वो अंदर जाती कि तभी वो खिड़की से छुपकर देखती है। अजय साहब, अभी आपकी हुई। आपने तो इतने पैसे देकर मुझे माला माल कर दिया। अरे आप बस देखते जाओ, आपकी बेटी एक बार मेरे घर तो आए, उसके बाद तो मैं आपको पैसे से लाद दूंगा। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? वे आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी को मेरे हाथ क्यों बेच रहे हो? वो मेरी बेटी नहीं है। मीना से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई। अफसोस की बात है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया और मैं मीना से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसको अपना लिया। लेकिन मीना के पेट में ये थी और जैसे ये पैदा हुई मेरी मीना चली गई। ये मनहूस है मेरे लिए। ये सच सुनकर भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब सुनने के बाद भावना खुद से कहती है, इसका मतलब मैं पिताजी की बेटी नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं पिताजी से बहुत दूर चली जाऊंगी और पिताजी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर भावना एक दुकान में जाती है और पेन पेपर लेकर एक लेटर लिखती है और उस लेटर में कुछ पैसे बंद करके अपने पिता के दरवाजे पर रख देती है और चली जाती है। कुछ समय बाद जब वो अमीर आदमी जाता है तब उसके पिता की नजर रखे हुए उस लेटर पर जाती है। वो उसको उठाता है और जैसे ही लेटर खोलता है वैसे ही कुछ पैसे गिरते हैं और उस लेटर में लिखा था, पिताजी मैं आपकी भावना, मुझे सच पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। फिर भी आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। इतना कर्ज मैं आपका कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन आपने मुझे कभी पिता का प्यार नहीं दिया। मैं सोचती थी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है,
आप उस गलती को माफ करके मुझे कभी न कभी गले लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कभी मुझे गले नहीं लगाया, उल्टा मुझे चंद पैसों के लिए किसी के हाथों बेच दिया। पिताजी, अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप तब भी ऐसी करते? खैर, मुझे अभी भी आपसे कोई शिकवा नहीं है। जिस पैसे के लिए आपने मुझे बेचा है, आपको बता दूं, मैंने आपके नाम पर एक पकौड़े की दुकान खोली है। वो दुकान बहुत अच्छी चलती है, इसलिए उसको आपको चलाना है। मैं आपसे और इस गांव से बहुत दूर जा रही हूँ। और हाँ, ये जो आपने पैसे लिए हैं, वो पैसे उस अमीर आदमी को दे दो, क्योंकि शायद अब मैं कभी वापस ना आऊँ। और ये कुछ पैसे मैं आपको देकर जा रही हूँ, आपकी पराई बेटी भावना। ये लेटर पढ़कर अब राघव को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। राघव उस लेटर को लेकर नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है।